नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। अभी हाल ही में खबर आई, जो आज का जो माहौल चल रहा है उसमें दबा दी गई। खबर ये थी कि रॉबर्ट वाड्रा, जिनके ऊपर काफ़ी पहले भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठनों ने तमाम तरीके से आरोप लगाए थे कि हरियाणा में डीएलएफ के साथ जो उनका ज़मीन का सौदा था उसमें उन्होंने बहुत बड़ा घपला किया था और करीब 44 करोड़ रुपए का नुकसान खजाने को पहुंचाया था। और उस घपले में उनके साथ हरियाणा के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर हुड्डा भी शामिल थे। ये बहुत ज़ोर शोर से ये उस ज़माने में करीब 7-8 साल हुआ। भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठनों ने ये बात बहुत ज़ोर शोर से फैलाई थी और उनके मुताबिक गांधी परिवार तो बेईमान था ही, उनका दामाद भी बेईमान निकला, ऐसा उस खबर का जिस था। बहरहाल उस पर मुकदमा हो गया और उस पर जब मुकदमा हो गया तो अभी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में उसको लेकर मुकदमा हो गया। उसमें अभी हरियाणा की खट्टर सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने ये हलफनामा दिया कि इस सौदे में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी, सौदा बिल्कुल ठीक ठाक हुआ और उसमें खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और इस सौदे में रॉबर्ट वाड्रा ने और डीएलएफ के बीच में जो डील हुई थी उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं पाई गई, न कानूनी और न ही आर्थिक। ये हलफनामा हरियाणा की खट्टर सरकार ने ही दाखिल किया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। अब जाहिर सी बात है, ये खबर जो माहौल आजकल चल रहा है उसमें दबाई जानी थी, दबाई दी गई। लेकिन ये भी सच है कि मीडिया का इतना विस्तार हो गया और इतने तरह की मीडिया आजकल अवेलेबल है कि उसमें कहीं ना कहीं अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो आपको सारी जेन्युइन खबरें मिल जाएंगी। अब वो अलग बात है कि उन खबरों का कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि ये खबर ऐसी थी कि इसको कुल मिलाकर के दबा ही दिया जाना था, लेकिन बहरहाल ये खबर तो थी ही, इसलिए सामने आ गई। मैंने सोचा आप लोगों को बता दें। अब इसके बाद मैं आगे की बात शुरू करता हूँ। राजनीति में षड्यंत्र और बदनामी, ये दो राजनीति के बहुत ही पुराने हथियार रहे हैं और इसका इस्तेमाल तरह तरह से किया जाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी या उसके पहले जब ये जनसंघ हुआ करता था, इस हथियार के इस्तेमाल में कुछ ज़्यादा ही माहिर है। मैं चूँकि उम्रदराज आदमी हूँ इसलिए मुझे याद है, इंदिरा गांधी के ज़माने से इस हथियार का बखूबी इस्तेमाल होता था। इंदिरा गांधी के खिलाफ भी तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती थी। जैसे मुझे एक नारा याद है, नारे तो बहुत से थे, बड़े ही मतलब बेकार नारे भी थे, लेकिन बहरहाल एक नारा मैं आपको बताऊंगा कि एक पकौड़ी तेल में इंदिरा गांधी जेल में, ये नारे सब लगा करते थे। और ये भी मुझे याद है कि जब इनकी राजीव गांधी की शादी हो गई सोनिया गांधी से, वो इटली से आई, तो उसके बाद लंबे समय तक ये भी अफवाह फैलाई जाती रही थी कि बहुत जल्दी ही इंदिरा गांधी और वो सोनिया गांधी ये सब के सब जो है अपना बुरिया बिस्तर बांध के इटली निकल जाएंगे। और इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद और ख़ास तौर से राजीव गांधी की भी दुखद मृत्यु के बाद तो ये बहुत ज़्यादा अफवाह फैलाई जाती थी कि जब देखो तब सोनिया गांधी इटली निकल जाएंगी। इस तरीके की बातें होती थी। और मुझे ये भी याद है कि वो इमरजेंसी के दौर में, हालांकि इमरजेंसी एक गलत काम था, लेकिन उस इमरजेंसी के उस दौर में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके की अफवाहें जनसंघ उस समय का फैलाता था। और फिर यही चीज़ अख्तियार की गई मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के दूसरे कार्यकाल में, जब अन्ना हजारे एंड कंपनी का आंदोलन चला। और ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं है कि मनमोहन सिंह थे या सोनिया गांधी थी, दोनों एक तरीके से अराजनीतिक व्यक्ति थे। सोनिया गांधी को भी राजनीति विरासत में मिली थी और मनमोहन सिंह का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए वो लोग अन्ना हजारे एंड कंपनी का जो आंदोलन चला था, जिसके बाद में तरह तरह की अफवाहें फैला करके और सारी बातें करके उसके बाद उसके फलस्वरूप नरेंद्र मोदी की सरकार आई। उस आंदोलन से, उस खाटी राजनीतिक तरीके से सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह नहीं निपट पाए जिस तरीके से अगर इंदिरा गांधी होती तो निपटती। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, हर चीज़ का अपना अपना समय होता है। और आप देखिए कि इस जो भी अफवाहें फैलाई जाती थी, चाहे वो अन्ना हजारे एंड कंपनी ने उस समय के कोयला घोटाला और सब तमाम अफवाहें फैलाई थी जो कोर्ट में किसी काम की नहीं साबित हुई, और या जैसे अभी ये बताया मैंने आपको, क्या नाम है,
रॉबर्ट वाड्रा के बारे में जो मुकदमा हुआ, जिसमें सरकार ने यह हलफनामा दिया कि सब कुछ ठीक ठाक है, यानी भाजपा चुनाव के पहले ये सारी अफवाहें फैला रही थी और सरकार के बनने के बाद जब कानून का शिकंजा पड़ा तो उन लोगों ने हाथ झाड़ के अपना किनारे हो गए। अब यहीं पर एक बात और आती है जो मैं कहूँगा, दो बातें हैं। इस तरीके की राजनीतिक षड्यंत्रों की और बदनामी की कांग्रेस नहीं करती है, थोड़ा बहुत वो भी करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन उस पैमाने तक नहीं करती जैसी भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इस बार के बाद जो है, जब अगली सरकार आएगी तो भारतीय जनता पार्टी जिन नीति नियमों को लेकर के चली है वही नीति नियम उसके खिलाफ भी अख्तियार होंगे, ऐसा अवसर भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही प्रदान कर दिया है। और दूसरी एक चीज़ और मैं कह के बात खत्म करूँगा कि भारतीय संविधान जब बनाया गया तो उसमें बनाने वाले भी कोई कम पढ़े लिखे बुद्धिमान आदमी नहीं थे, तो उन्होंने भारतीय संविधान में चेक एंड बैलेंस की इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी कि कोई कितना भी षड्यंत्रकारी क्यों न हो, कहीं न कहीं जाकर के उसको फंसना तय था। इस कदर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम था। पहले तो ये था कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और विधायिका में ही फैसला हो जाता था, लेकिन उससे भी बचने के तमाम तरीके लोगों ने निकाले, तो कहीं ना कहीं वो, लेकिन उसके बावजूद जैसे इस समय मैं बताया जुडिशरी है तमाम, जैसे अभी इसी का जिक्र किया कि हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में मामला जाके फंसा तो उन्होंने ही हलफनामा दिया, या कई मामले जो है वो आजकल जो चंद्रचूड़ साहब है उनकी अदालत में जाकर के उनके बारे में सख्त फैसले आ रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में चेक एंड बैलेंस की, वो भी जो है काफ़ी हद तक कारगर साबित हो रही है, और इस समय तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस हद तक वो कारगर साबित हो रही है। ये अब मुझे, पहले तो मैं थोड़ा बहुत नहीं कहता था, लेकिन कहना चाहिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय समाज और व्यवस्था के जो भी अंतर्विरोध और दोष हैं उनको साथ करके राजनीति करने की कला में भारतीय जनता पार्टी शुरू से माहिर थी, और अब तो खैर उसने इस कला में निष्णात हासिल कर ली है। लेकिन कहीं ना कहीं जो संविधान में चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, और नंबर 2, कहीं झूठ जो है कितना भी बोला जाए कहीं ना कहीं उजागर हो ही जाता है। इस व्यवस्था से मुझे लगता है कि चीज़ें कहीं ना कहीं बनी रहेंगी और भारतीय लोकतंत्र भी जैसा था वैसा बना रहेगा, ऐसा कहने में मुझे अब कोई मतलब हिचक नहीं है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप पर भी ऐसी बातें बताते रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।